अच्छा बेटा, जून 2016 आज पेपर 2 हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस का पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं। जून 2016 वेरिएंट 22 हमारा वाला वेरिएंट है, ठीक है। अब आइएगा जरा इसको देखते हैं। अच्छा, केस स्टडी के अंदर बेटा आप लोगों ने गंदगी मचानी है। आप लोगों ने सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या पॉइंट आउट करनी है। सबसे पहले कि बिजनेस का नेचर कैसा है, यानी कि ये गुड बनाता है या फिर सर्विस बनाता है। दूसरी बात, टाइप क्या है बिजनेस की सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, क्या है, ठीक है। तीसरी चीज, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि यार ये ग्रो होना चाह रहा है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है या फिर ये सरवाइव करना चाह रहा है, क्या चीजें सही है। और चौथी चीज, ऑप्शंस, क्योंकि वो आपको बिजनेस के अंदर ऑप्शंस लाजमी देगा। ऑप्शंस कैसे देगा कि यार मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ये वाला बिजनेस परचेज कर ले या तो दूसरा बिजनेस परचेज कर ले, तो बताओ दोनों को कंपेयर करो। या फिर वो इस जगह पे ऑपरेट कर ले या उस जगह पे ऑपरेट कर ले, तो दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो ये चारों बातें आपके जहन में होनी चाहिए, आपने इनको ढूंढना है अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आइएगा, जून 2016 है, सही है। अब आए, क्या लिखा हुआ है, फोटो फेवरेट्स, बिजनेस का नाम है। एफ एफ इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो बेटा अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके जहन में फौरन से कुछ बातें आनी चाहिए। वो बातें क्या हैं कि इसके अंदर आप शेयर्स बेच सकते हो बट नॉट टू जनरल पब्लिक। यू कैन ओनली सेल योर शेयर्स टू क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। उसके बाद लिस्टेड होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड हैज ग्रोन ओवर द लास्ट 5 years। 5 साल से ऑपरेट कर रहा है, तो मतलब है कि पुराना बिजनेस है, इसको नॉलेज है। प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस इज स्टिल इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। सही है, क्या होगा भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव, कस्टमर सर्विस अच्छी कर। Thao and Liang are photographers who believe in meeting customers face to face to discuss what photographs the customers want. They specialize in taking photographs for wedding, birthdays, and other celebrations, as well as family photographs. सही है। They have some business customers, but most of their customers are private individuals. यानी कि the businesses वाले लोग कम हैं, लेकिन ज्यादातर जो इनके customers हैं वो private हम जैसे लोग हैं। As the business has grown, Thao and Liang have employed additional photographers to do some of the work. There are now 8 photographers and 2 part-time office workers who do the administration and accounts. Total यहाँ पे कितने employees हो गए, आपके पास 10 employees हो गए, ठीक है। 8 full-time 2 part-time। Revenue was $500,000 for 2015 with a cost of sales of 250,000. Profit after all expenses were deducted was 125,000। अब बेटा मेरी बात सुनो, आपको ये जो उसने दिया हुआ है ना, सेल्स कितनी है आपके पास 500 की, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई है 250 की। तो बेटा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, आपके पास 250 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब वो बोलता है कि एक्सपेंसेस काटने के बाद आपका प्रॉफिट 125,000 हो रहा है। जीबी आपके पास था 250 का, बोलता है कि एक्सपेंसेस काटने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 125 का। तो बेटा लॉजिकल सी बात है, एक्सपेंसेस भी कितने आ रहे होंगे आपके पास, 125 आ रहे होंगे ना। 250 में से 125 माइनस कर दो एक्सपेंसेस को, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। Thao and Liang want FF to continue to expand and are considering taking over other photography business rather than growing internally। देखो टेक ओवर वाली बात आ गई, वो दूसरे बिजनेसेस को टेक ओवर करना चाह रहा है और एक्सपेंड करना चाह रहा है। आगे अपेंडिक्स 3 गिव सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन 2 बिजनेस। मैंने शुरू में कहा था कि वो आपको ऑप्शंस देगा। 2 businesses दे आर कंसिडरिंग टेकिंग ओवर, सही है। अपेंडिक्स 1 पे आओ पहले तो। City News, information technology IT is changing the photography industry. You can now receive your wedding photographs using the internet and can print out as many as you want. You only pay for the services of the photographer at the wedding rather than also paying for each photograph। बोलता है कि एक ही पूरी शादी के लिए बुक करा लो, तस्वीरें खींचता रहेगा और आप उसको बस एक 1 टाइम पेमेंट करना। Family and friends can be given a password to view all your photographs, and you can download a program app to automatically open these on some mobile phones. This makes it much quicker
to see your photographs from the wedding or other special occasion rather than having to wait several days or weeks before they are available to order. पहले क्या होता था, हार्ड कॉपी में आता था, प्रिंट होके आप हफ्ता 2 हफ्ता वेट करते थे, अब क्या है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लो मोबाइल फोन पे। अपेंडिक्स 2 लियांग ने थाओ को एक मैसेज भेजा। एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर चेंजेस आई हैं। There are some new employment laws being introduced next month which will affect our business. These include new regulation which will require our business to give health and safety training to all employees. क्या हो रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हो ना, लेकिन वर्कर क्या रहेगा आपके पास, मोटिवेटेड रहेगा। तो ये इसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स आपके जहन में आने चाहिए। मिनिमम वेज इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% से मिनिमम वेजेस बढ़ रही हैं, तो बेटा जब वेजेस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी और आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है। Although we pay the photographers 50% more than the minimum wage, they might expect a wage increase. For example, अगर मिनिमम वेज है 10 रुपए ना, तो ये लोग कितना पे कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, 15 रुपए। 50% मोर है ना, अगर मिनिमम वेज 10 रुपए है तो ये लोग 15 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर ये 20% से बढ़ गया, यानी कि अब मिनिमम वेज कितनी हो गई है, 12, तो बेटा वो लोग इसको भी तो 20% से बढ़वाने की बात करेंगे ना, बोलेंगे भाई इसको भी बढ़ाओ। सही है। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास हो गई 18 रुपए। सही है। तो अब कितनी हो गई है आपकी एक्सपेंसेस, आपकी वेजेस 15 रुपए से हो जाएंगी 18 रुपए। आगे, in addition, protection from unfair dismissal now applies to employees who have been employed for only 6 months instead of 2 साल। कहता है कि अनफेयर डिसमिसल का लॉ पहले सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होता था जो आपके बिजनेस में 2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। जो आपके बिजनेस में 2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होता था जो आपके बिजनेस में 2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब किन पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, जो आपके बिजनेस में 6 साल भी अगर टिके रहे ना, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट लॉ उन पे लगेगा, यानी कि अनफेयर डिसमिसल वाला लॉ इनके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। अब आपके पास दो बिजनेसेस दिए हुए टेक ओवर के लिए, बिजनेस ए बिजनेस बी। पहले प्रॉफिट निकाल लें इन सबके। बेटा रेवेन्यू 100 का था, कॉस्ट ऑफ सेल 50 की, एक्सपेंसेस 25 की, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 25 का आ गया। आपके पास यहाँ पे 500 माइनस 125 475, 475 माइनस 250, तो आपके पास इनका प्रॉफिट कितना आ गया, 225। ठीक है, देख लो यही हिसाब बनना है ना, नहीं सॉरी 125 आ गया, 125 आपके पास इनका प्रॉफिट आ गया। अब बेटा मेरी बात सुनो, जो ये इसने आपको दिया हुआ है ना, अब ये जो इसने आपको दिया हुआ है, ये आपको इसने मक्खन लगाने के लिए नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। वो आपको भले बोले भले ना बोले, आपको रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या रेशियोज निकल सकते हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो और आप नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, दोनों बिजनेसेस का। तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे आए, Business A has been operating for nearly 2 years, but Business B was set up 20 years ago. जब ये 20 साल से काम कर रहा है तो बेटा जाहिर सी बात है इसकी एक गुडविल होगी, इसका एक नाम होगा, ठीक है, इसकी एक पहचान होगी। Both businesses take photographs at weddings. However, Business A has also entered the growing market for for photographs of families, children and pet animals. यानी कि बिजनेस ए जो है ये डाइवर्सिफाइड है, ये फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह की भी फोटो लेता है, जबकि बिजनेस बी जो है ये सिर्फ और सिर्फ शादियों की फोटोग्राफ लेता है। FF will need to raise all the finance required to take over either of these businesses. The takeover of business A would cost 250,000 and takeover of business B could cost $500,000। सही है। तो अब जब उसने आपको इन्वेस्टमेंट भी दे दी है, तो आप यहाँ पे ROCE भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने तो इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस मांगी हुई है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये दो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीजंस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीजंस व्हाई
Thao and Liang have set excellent customer service as the main objective of the business. बेटा आप यहाँ पे पहले रीजन बताएंगे। रीजन क्या बताएंगे आप? टू मेंटेन गुड रेपुटेशन। अब उसको आप एक्सप्लेन नीचे करोगे। आप एक्सप्लेन क्या करेंगे कि भाई हमारे पास जैसे कि अगर रेपुटेशन अच्छी है, हम कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो हमारा नाम जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचाएगा, हमारा नाम ग्रो करवाएगा, लोगों को रेकमेंड करेगा। सही है। तो कस्टमर जो है उनको अक्सर फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती है, जब भी फंक्शन होते हैं घरों में तो लोग हमें कांटेक्ट करेंगे। इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। दूसरा आप बता सकते हैं कस्टमर कंप्लेंट्स को कम करने के लिए। जब बेटा आपके कस्टमर की कंप्लेंट्स कम होंगी तो जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपेंसेस कम होंगे, आपके पास एक बुरा नाम फैलना बंद हो जाएगा, आपका अच्छा नाम फैलना स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके अलावा आपके क्या लिखा हुआ है? टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। ये बात भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि लोग जो है वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, एडेड वैल्यू वाली बात। क्योंकि आप कस्टमर की बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, आप उनकी बात मानते हैं, तो आप ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपके पास इधर मेंशन हो सकती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, पार्ट ए क्वेश्चन वन का। पार्ट बी पे है। Consider the effects on FF of the following three legal controls which are being introduced next year. Which legal control do you think will have the biggest effect on the FF? Justify your answer. अब देखिए उसने आपको यहाँ पे खुद पॉइंट्स बना दिए, हेल्थ एंड सेफ्टी, मिनिमम वेज और प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल, और एंड में दे दिया कंक्लूजन। कंक्लूजन में भाई सिर्फ एक चीज को सपोर्ट करना है, दो या तीन चीजों की बात आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग नाउ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एम्प्लॉइज। जब बेटा हेल्थ एंड सेफ्टी आप देंगे तो उससे आपके पास कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आपका टाइम लग रहा होता है। ठीक है, आपका टाइम बढ़ेगा, आपका जितना टाइम लग रहा है ट्रेनिंग के अंदर उतना आपका आउटपुट लूज हो जाएगा। हाउ एवर वर्कर इज मोटिवेटेड, वो बोलता है कि यार हमारा मालिक हमारे बारे में सोचता है और जो है वो हमें जो है वो वैल्यू देता है। इसके अलावा बेटा फोटोग्राफी, क्या फोटो खींचते खींचते कैमरा फट जाएगा क्या? तो फोटोग्राफी इज नॉट डेंजरस। उसके अंदर क्या हेल्थ एंड सेफ्टी भाई? टाइम वेस्ट होगा ना अपना, कॉस्ट लग रही होगी। सही है, तो ये बातें आपने उसको बतानी है। मिनिमम वेज वाला पूरा वाला केस मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी जो इतनी कॉस्ट थी वो फॉर एग्जांपल इतनी हो गई है, ये लिखी हुई। तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और वर्कर जो है वो ज्यादा पैसे लेगा तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन वर्कर मोटिवेटेड रहेगा क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं उसको, तो जब उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे तो वर्कर जो है वो मोटिवेटेड रहेगा और अच्छा काम कर रहा होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल। बेटा आपने उसको पहले ये बताना है कि आप जो है अनवांटेड एम्प्लॉयज जो है ना आपके पास, फारिग एम्प्लॉयज बैठे हुए जो काम सही नहीं कर रहे, अब उनको फारिग करना मुश्किल हो गया आपके लिए, तो हार्ड टू डिसमिस एम्प्लॉयज। मैं उनको इतनी आसानी से अब फारिग नहीं कर सकता। तो बेटा जब मैं उनको इतनी आसानी से फारिग नहीं कर सकता तो मेरे तो बिजनेस को कॉस्ट पड़ रही होगी ना उनको हायर करने की, उनको अपने पास रखने की, तो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर किसी ने मेरे ऊपर केस कर भी दिया तो गवर्नमेंट तो उसी की बात सुनेगी, तो ओवरऑल तो गवर्नमेंट के लिए मसला है ना। हाउ एवर वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी हो गई है, वर्कर्स के लिए सेफ्टी हो गई है जॉब के अंदर, तो वो लोग हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। सही है। कंक्लूजन, भाई मेरे हिसाब से जो ये है ना, ये लीगल मिनिमम वेज, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि वेज तो आपने रोज देनी है ना, या हफ्ते हफ्ते के हिसाब से देनी है। अब यहाँ पे आओ, ट्रेनिंग एक बार देनी है, खत्म हो गई बात। ये तो एक बारी एक तरह की फिक्स कॉस्ट हो गई ना कि आपने ट्रेनिंग देनी देनी। डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज, बेटा अगर आप बार बार हर 4-5 महीने बाद, साल बाद अपने वर्कर को निकाल रहे हो तो वर्कर वैसे ही नहीं आपके पास काम करने आएगा। वो तो बोलेगा कि यार ये तो अजीब जाहिल लोग हैं, बंदों को निकालते रहते हैं। तो वो वर्कर वैसे ही नहीं आपके पास आएगा। और आपकी डिसमिसल की कॉस्ट क्या बार बार आती है कि आप रोज बंदों को निकालते हो क्या बैठ के? तो कौन सी चीज आपने डेली बेसिस पे देनी है? वेजेस।
ज्यादा खतरनाक, ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या होगा? वेजेस, क्योंकि असल कॉस्ट तो उसकी पड़ती है ना भाई। क्लियर है बेटा क्वेश्चन वन सबको? आगे क्वेश्चन टू, identify and explain two possible benefits to FF from changes in IT. See appendix 1. अपेंडिक्स 1 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आपके पास ये वाली चेंजेस आ रही हैं आईटी के अंदर। तो यहाँ पे आइएगा क्वेश्चन के ऊपर। अब देखें, पहला ऑप्शन क्या है कि आपकी कॉस्ट कम होगी। पता है क्यों? जब आपकी कॉस्ट क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बच रही है। आप डायरेक्टली डाउनलोड कर रहे हो उसको अपने फोन के ऊपर। ठीक है, जब आप डायरेक्टली डाउनलोड कर रहे हैं आप एप्लीकेशन के थ्रू, तो उससे आपके पास टाइम भी बच रहा है। सही है। आपके पास वर्कर जो आपके पास क्या बोलते हैं, जब आपके पास कॉस्ट कम होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्राइस को कम कर सकते हो। प्राइस कम करोगे तो सेल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक आपके पास बेनिफिट आ गया। दूसरा बेनिफिट आपके पास क्या लिखा हुआ है भाई? दूसरा बेनिफिट आप लिख सकते हैं फ्यूअर वर्कर नीडेड। क्योंकि अब पूरा काम जब आपके पास ऑनलाइन हो चुका है तो इससे आपके पास जाहिर सी बात है, एक या दो बंदे भी एक या दो बंदे भी पूरे काम को मैनेज कर सकते हैं। तो आपके पास जो 10 एम्प्लॉयज आपके पास ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप 10 में से लोगों को फायर करना स्टार्ट करो, डिसमिस करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा? बिजनेस की कॉस्ट कम होगी। बिजनेस की कॉस्ट कम होगी तो बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। आप और क्या लिख सकते हैं? आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि मोर कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। क्यों मोर कस्टमर इसलिए अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि आपने इनका काम कन्वीनियंट कर दिया है, आसान कर दिया है, इजी कर दिया है। ठीक है, तो जब आपने इनका काम इजी कर दिया है तो लोग आसानी की तरफ भागते हैं ना, लोग आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे तो खरीदेंगे, आपकी सेल्स वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, to expand FF needs to attract new customers, consider the following three methods of market research. Which method do you think will be most effective in identifying the needs of potential customer? Justify your answer. बोलता है कि वो नए कस्टमर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और आपको एग्जामिनर ने 3 मेथड दिए हुए। बोलता है कि बताओ तीनों में से कौन से आपके पास बेस्ट मेथड होते हैं और आप किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी रिसर्च ऑन वेडिंग, बेटा ये पूरी चीज नोट्स के अंदर लिखी हुई है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूरा लिखा हुआ है, क्वेश्चनर्स के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में। आप बताएंगे सेकेंडरी रिसर्च हमारे पास फील्ड डेस्क रिसर्च होती है। सही है, सेकेंड हैंड रिसर्च होती है, कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है, आप इसीलिए सारी चीजें कर सकते हो। ड्रॉबैक क्या है कि क्या पता वो किसी और चीज के लिए ली हुई हो, क्वालिटेटिव मेजर हो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, जिस बंदे ने रिसर्च की हुई है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो। क्वेश्चन गिवन आउट एट वेडिंग ड्रेस शॉप्स, लोगों को आंसर, इसका एडवांटेजेस क्या है? प्राइमरी रिसर्च है, फील्ड रिसर्च है। सही है। आप कस्टमर के ओपिनियन ले सकते हैं, कस्टमर के बारे में पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनसे आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है? कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, किसी को क्वेश्चन ना समझ आया तो फिर लोग ऐसे ही फिल आउट कर देते हैं आड़ा टेढ़ा, किसी को कुछ पता नहीं होता। इंटरव्यूज, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी चीजें समझ सकते हो, आपको लोगों की एक डिटेल्ड क्वालिटेटिव मेजर होता है, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यूअर हायर करना पड़ेगा, जो आपसे पैसे लेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे। ठीक है, हर कंट्री में डिफरेंट ट्रेंड होता है। अब एक बंदा कितने लोगों से इंटरव्यू ले लेगा, पागल हो जाएगा वो तो। समझे? कंक्लूजन, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। आप लोगों के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। लेकिन जिसके भी आप फेवर में जा रहे हैं उसका एडवांटेज, और जिसके आप अगेंस्ट में जा रहे हैं उसका ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज आपने लिखना होगा। समझ में आती है बात? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है बेटा? सर पेपर 2 अटेम्प्ट करने का मेन कोर क्या है? मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा बेटा।
मतलब पेपर वन की तरह डेफिनेशन लिखनी है सबकी? नहीं बेटा, डेफिनेशन इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। बस एक लाइन में आपने बताना होता है कि ये क्या चीज। सही है, ज्यादा उसको डिटेल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई फोर स्टेक होल्डर ग्रुप्स हु वुड वांट टू सी एफएफ अकाउंट्स। काफी डेटा से, पूरा डेटा से ही करना है बेटा, केस से ही लिंक करना है। Identify four stakeholder groups who would want to see FF's accounts and explain why each group would want to see। सर P2 में क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होते बेटा, कोई ऑप्शन नहीं होते, सारे करने होते। बिजनेस के पेपर में भले P1 हो भले P2 हो, कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। फोर स्टेक होल्डर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि चारों किस तरीके से आपके जो अकाउंट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है भाई, कौन आ जाएगा? ओनर। ओनर ये चेक करने के लिए कि यार बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस कमा रहा है। कंपेयर करने के लिए कि आपके पास कितने, पिछले साल कितनी सेल्स थी, इस साल कितनी सेल्स आ रही हैं। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं उसको कि आप अपनी कॉस्ट को किस तरीके से कम करेंगे। दूसरा, आप कह सकते हैं इन्वेस्टर, ये लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, आपके क्या गेयरिंग को देखते हुए, और क्या कहते हैं आपकी सेल्स को देखते हुए। बैंक मैनेजर, कि अगर आप फाइनेंस लेने जा रहे हो, आप लोन लेने जा रहे हो, तो वो किस तरीके से आपको लोन देगा भी कि नहीं देगा, आपके पास इतनी ताकत है कि वो आपको लोन दे दे, आप रीपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज आपके पास आ गई। सप्लायर, आप सप्लायर से क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं तो क्या आप अपने सप्लायर को टाइमली बेसिस पे पैसे वापस कर पाओगे? ये चीज आपने देखनी होती है कि आपकी इतनी औकात है कि आप उसको पैसे वापस कर दें। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि यार आपको कितना टैक्स किया जाए, कितने आपसे पैसे लिए जाएं, आपको सब्सिडी दी जाए कि नहीं दी जाए, आपके पास इतने पैसे हैं कि नहीं है। एम्प्लॉयर्स देखते हैं, सॉरी वर्कर्स, कि यार ये बिजनेस जो है ये ग्रोइंग बिजनेस है या फिर स्टेब्लिश बिजनेस है, क्या मुझे यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीजें। बहुत से सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे पुट इन हो सकते, एक्सेप्ट फॉर कस्टमर्स और वो चीज। एक सेकंड। बेटा क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट तक, ठीक है? अभी मैं दूसरी क्लास में। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे हमारे पास आया हुआ है, कंसिडर द इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर टू बिजनेसेस इन अपेंडिक्स 3, इंक्लूड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेशन इन योर आंसर, रेकमेंड व्हिच बिजनेस एफएफ शुड टेक ओवर, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आप रेशियोज को कैलकुलेट कर लो। सही है। अब रेशियो को आंसर में पता है कैसे लिखना है? आप बोलेंगे कि यार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये आपके पास कितना है जी? बिजनेस ए का 50/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज, क्या कहते हैं, 50%। या इस तरह भी लिख सकते हैं आप इस तरह लिखा आपने, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 50%, और आपने ब्रैकेट पे डाल दिया कि आपने कैलकुलेट इसको किस तरीके से किया। ठीक है, हाँ ये लिखना होगा। सही है, इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे। तो बेटा आपने कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों बिजनेस को कंपेयर करना है। रेवेन्यू को कंपेयर करो, कॉस्ट को कंपेयर करो, प्रॉफिट को कंपेयर करो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाला, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला, उसको कंपेयर करो, उसके बारे में बताओ। नंबर ऑफ ईयर्स बताओ कि ये दोनों कब से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपने बता दिया। आपने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया कि बिजनेस है और चीजों में भी डाइवर्सिफाइड है। फाइनेंस बता दिया आपने। तो आपके हिसाब से जो बिजनेस भी बेटर है, आपको लगता है कि यार ये बेनिफिशियल है, उसको आप डाल देंगे रिकमेंडेशन के अंदर। ठीक है जी। कोई मसला? कौन से क्वेश्चन पे?
क्वेश्चन पे तो था पहले। वही क्या बोल रहा है बेटा, वहीं से अभी आ रहा हूँ वापस, ये लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये वाला बेटा हमने यूनिट अभी तक बिजनेस के अंदर नहीं किया तो रहने दो। इकोनॉमिक्स में वैसे मैंने करवा दिया, लेकिन रहने दे, बिजनेस में नहीं करवा। How and Liang need to raise finance to take over another business. Consider the advantages and disadvantages of the following three sources of finance which they could use. Recommend which source of finance How and Liang should choose. Justify your answer. तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। और ये भी सारे बेटा नोट्स के अंदर आपके पास हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि आपका अपना पैसा होता है, आपको किसी को वापस नहीं करना होता, आप वही पैसा री इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ड्रॉबैक ये होता है कि आपके पास इतना प्रॉफिट है भी कि आप उसके अंदर री इन्वेस्ट कर सको। इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम होती है कि डिविडेंड्स कम हो जाते हैं बिजनेस के ओनर्स के लिए, क्योंकि आप पैसे री इन्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। इशू ऑफ शेयर्स सेम वही है, इन्वेस्टमेंट आती है, आपके पास लोग जो है खरीदना शुरू करते हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है, वो आपने किसी को वापस नहीं करना होता। लेकिन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाली बात, अगर आपने 50% से ज्यादा किसी को बेच दिया तो वो बिजनेस का ओनर बन जाएगा, तो ये ड्रॉबैक होता है, ठीक है। बैंक लोन, फौरन से पैसा मिल जाएगा फौरन से पैसा मिल जाएगा, फौरन से आप उसको पे कर देंगे। मिल जाएगा बैंक की तरफ से, आप फौरन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे, फौरन से लगा दोगे, ग्रोथ की तरफ चले जाओगे। लेकिन आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, आपको इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाता है और आपके नेट प्रॉफिट को कम कर देगा, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरा देगा। रिकमेंडेशन अगेन, जो आपके हिसाब से बेस्ट है, आप उस पर बात कर सकते हैं और आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो अपने हिसाब से बेटा रिकमेंडेशन लिख दो ना, जो आपको ठीक लग रहा है, जिसके भी आप फेवर में हो उसकी रिकमेंडेशन दे दो। सही है जी। चले, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।